अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अमीरा अहमद के लिखे हुए नावल पीरे कमील की तमाम किस्तें शेयर करने जा रहा हूं। फिलोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पीक्ड मेज पर रखते हुए एक नज़र हाल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोटिस और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजरें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इत्तराब का इजहार हो रहा था। फिलोमेना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानव सीन था। फिर उनकी नजरें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरे। 25 स्टूडेंट्स में उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में अस्कील पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से उधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए यह सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साला कीर अय्यर में उन्होंने पीपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्र फिक्री और लापरवाही का मुजाहिरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए उसे एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर इनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हाल में उससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सिर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए यह भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी उसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। वो अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करते तो वो हमेशा की तरह पेपर्स लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि इसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। मैं मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत पूरी हो सकती है मीम, अगर मैं ये पेपर 100 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 100 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांस ने एक नजर इसके पेपर के सफहात क्वालट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें यह बताने के लिए काफी थी कि वो उस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलमी ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लेटे हुए पेक्ट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ उम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए खरीदा है कोरियर। सरोज के जरिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहां रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो। ये पैकेट मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं उम्मी, मैं अभी नहीं भेजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमी को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थीं और हाशिम उनसे ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर उसजद से उसकी निस्बत दे करके। वो हाशिम इनसे ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर उसजद से उसकी निस्बत दे करके। जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो हैं असजद से
निस्बत होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्फी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बची भी तो नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सिल्मी हमेशा खुद को तसल्ली दे लेते, वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे हैं, और उमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि यह संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए, इतना ही अच्छा है। सलमी ने एक गहरी सांस लेते हुए अमामा से नजरें हटा लीं। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी, और जितने दिन वो यहां रहते, उनकी नजरें उसी पर मरकूज रहते। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम इसके जिम्मे लगाओ, बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थीं। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गईं। निवायर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पूश इलाके की एक बड़ी सुपर मार्केट में मौजूद थे, और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर मौजूद थे, जिन्हें वो वक्ता फौकता चला रहे थे। 11:15 पर वो जमखाना के बाहर मौजूद थे, जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर दिया था। ये गाड़ियां इन लोगों की थीं जो जमखाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जमखाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जाती थीं, और उसके बाद बाहर लान में आतिशबाजी के एक मुजाहरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स हो जाती थीं, ऑन होना थीं, और उसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जमखाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफान बद तमीजी का आगाज हो जाता था, और वहां मौजूद लोग उसी पापे तूफान बद तमीजी के लिए वहां आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के उस ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर राक बेड पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिल-दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं, और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के कहकाओं और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हारन बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बीर के कीन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बीर का एक भर अहवा कीन निकाला, और पूरी कुवत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की वंडा स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की वंडा स्क्रीन चौर चौर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कीन पेता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। उस स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद उसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सूफों में से एक सूफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फौक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जदोजहद में मसरूफ था। ठीक आध घंटा बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुना पर हाथ रखकर जमाही रोकी।
दोनों टांगें सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की अंगुलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाये करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान हाथ में रिमोट कंट्रोल लिए हुए हैं ने देखा। पहले में सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सालार के सामने एक बचगाना चीज महसूस हो रहा था। एक मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार उस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से इतर कर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबस्सुरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भेंचे 7 हिंदसों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था, जो उस स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ में आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। उमामा इतनी कम गो नहीं थी जितनी वो उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गलती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई ख्याल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बुला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जा महतात रहती है। कभी वो इलझी हुई सी महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द उससे छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो है, ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं ख्वामख्वाह ही तुम्हारे लिए यहां आने का तरदो करता हूं। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके बाल मुकाबिल लान चईर पर बैठी दूर बाउंड्री वाल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रदू बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूं उस पर? तुम कम इसका इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं, और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासर था जितना पहले था। इसजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार इसजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देते, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूं। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूं? इसजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ
और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं उसका जवाब अब हाँ या नहीं मैं ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है, तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तुम जुवाबा मीर ई हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो उसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बस्तर पर पड़े होते। 11 ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। इज्जत जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। इज्जत, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बेयरिश इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं? इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? उसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं? कौन से अवामिल इंसान के जगर को मुतासिर कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी में उस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब उनके बारे में डिसेक्शन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्फी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। इस जद का चेहरा सरख हो गया। अब वो इस लम्हा को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी, और दर भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। इस जद ने कुदरे कमजोर लहजा में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कितायत से सर हिलाते हुए कहा, पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी, पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है, आप बिजनेसमैन होकर इतनी अमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत